हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट में जो पूछी जाती है बायोलॉजी, उसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण बायोलॉजी ख़त्म करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है निषेचन के बारे में। किसके बारे में? निषेचन के बारे में। और ये सारे वही पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी के आधारित पुस्तक जो है 678 की, उसी पर आधारित है ये सारे पॉइंट इसमें से। अब यहाँ देखो, निषेचन के बारे में बताया गया है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनसे एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। अगला पॉइंट दिया गया है निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि बाह्य निषेचन किन प्राणियों में होता है, उनमें से एक ऑप्शन मिलेगा मछली या फिर स्टारफिश जैसे, तो यहाँ पे ये मछली और स्टारफिश करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है फल और बीज का विकास के बारे में। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। अगली हेडिंग दी गई यहाँ पर बीज प्रकीर्णन के बारे में। जैसे कि प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। उसके बाद अगली हेडिंग है जंतुओं में जनन के बारे में। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है नर जनन अंग के बारे में। जैसे कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा ब्रफण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होते हैं। ब्रफण नग युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ब्रफण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे मादा जननांग के बारे में। जैसे कि मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनियाँ या फिर डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भ्रूण का परिवर्तन के बारे में। जैसे कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है।
अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु के बारे में। जैसे कि वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। उसके बाद हेडिंग दी गई सूक्ष्म जीव के बारे में। अब यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है विषाणु। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषण में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। अब देखो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक, ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये बर्फीली शीत से उष्ण या फिर गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है आपको सूक्ष्म जीव का उपयोग के बारे में। जैसे कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट दिया गया है जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड से उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। इन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन होता है। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग बताई गई यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। जैसे कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के कुछ रोगों के उदाहरण दिया गया जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये एक से दूसरे द्वारा फैल जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। उसके बाद इधर बताया गया मानव रोगों के बारे में, इधर बताया गया रोग कारक सूक्ष्मजीव के बारे में। जैसे कि क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। खफरा जो होता है वो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स जो होता है वो भी वायरस से होता है। और पोलियो जो है ये भी वायरस से फैलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, हैजा जो होता है जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, और मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला पॉइंट दिया गया है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जैसे कि अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरना वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया है, एथिक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथीलस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन सा जीवाणु होता है? बेसिलस एंथीलस। और उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है यहाँ पे खाद्य विषाक्तन के बारे में। जैसे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। नमक द्वारा परीक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षक कहते हैं। हम नमक व खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। क्या है? सामान्य परिरक्षक है। उसके बाद बताया गया यहाँ पे कोशिका के बारे में। जैसे कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मनुष्य के शरीर में कई खराब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म दशीय होती हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm से 130 mm होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। उसके बाद दिया गया कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली के बारे में। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर देखो एक बार पॉइंट देखते हैं ये वाला, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य
एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कोशिका द्रव्य के बारे में। एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। किसके किसके बीच पाया जाता है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई और राइबोसोम इत्यादि। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे केंद्रक के बारे में। यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरद्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुण अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी की घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है ट्रांडेस्केंसिया। ट्रांडेस्केंसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लेस्टिस कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया किशोरावस्था एवं यौनारंभ के बारे में। जैसे कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होते हैं। यौनारंभ के साथ ही वसण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुँच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जब किशोरों के ब्रफणतः अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा
अधिक अवधि तक रहती है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ हो जाता है जिसे रजोदर्पण कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ये होता है। आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव को रुक जाने को रजो निवृत्त कहते हैं। और यहाँ पे बताया कि जो 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या ये रुक जाता है, जिसे रजो निवृत्त कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे लिंग निर्धारण के बारे में, जैसे कि निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लिंग निर्धारण की विधि लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। जब एक गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए थे बायोलॉजी में वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।